नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम मोहन यादव ने आपको बताते चले कि दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम यादव ने इसकी जानकारी एक्स प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने पीएम के साथ अपना फोटो भी शेयर करते हुए लिखा कि इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास और कई जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया है। सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम के साथ फोटो भी शेयर किया, जहां पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव ने एक्स के जरिए ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और साथ में तस्वीरों को भी शेयर किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर पीएम के साथ में ये फोटो भी मोहन यादव ने शेयर किया है। आपको बताते चलें कि यह आत्मीय भेंट की गई, जहां पर फोटो को भी शेयर किया है। आपको बताते चले कि इनकी मुलाकात हुई, जहां पर पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए उन्होंने फोटो को भी शेयर किया है। तो वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झाबुआ जिले बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यालय पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा और साथ ही जिले में संगठन विस्तार के प्रयासों को नए आयाम भी प्रदान करेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सम्मेलन को संबोधित किया और इस भूमि पूजन कार्यक्रम में कई बीजेपी के नेता भी शामिल हुए हैं। झाबुआ में बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन हुआ है। सीएम ने वीसी के जरिए ये भूमि पूजन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अध्यक्ष ने सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम ने वीसी का अध्यक्ष ने सम्मेलन को संबोधित किया। तस्वीरें नई दिल्ली से हैं, जहां पर झाबुआ में बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अध्यक्ष ने सम्मेलन को संबोधित किया। झाबुआ में बीजेपी कार्यालय का आयोजन हुआ यहां पर, जहां पर झाबुआ में बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया गया और बड़ी संख्या में लोग भी और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले पवित्र महाकुंभ मेला आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और राज्य मंत्री संजय गौड़ दोनों ने भी छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की और पवित्र कुंभ मेला के लिए आमंत्रण दिया है। आमंत्रण को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रयागराज में 2025 में पवित्र महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिनव पहल की है। महाकुंभ मेला के निमंत्रण के लिए कैबिनेट के 2 मंत्री भेजे गए हैं। इस आमंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सीएम का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आमंत्रण उन्होंने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को भेजा है। कुंभ मेला में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात होती है और इस बार का महाकुंभ मेला विशेष होगा। पवित्र महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिनव पहल किए हैं। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए 2 मंत्री
अपनी सरकार का छत्तीसगढ़ भेजे हैं। आज माननीय श्री सुनील शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आए हैं, माननीय श्री संजय गौड़ जी जो राज्य मंत्री हैं वो दोनों आए हैं और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण लेके यहाँ पर आए हैं। दोनों का स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। उन्होंने निमंत्रण भेजा है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को उनका ये आमंत्रण पत्र है और ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और महाकुंभ में शामिल होना ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है और पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो विशेष होगा, इसलिए हम सभी लोग वहां पर जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी किए हैं कि वहां एक जगह उपलब्ध हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक पंडाल वहां पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के जो भी लोग वहां महाकुंभ में जाएंगे उनके लिए वहां ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रहेगा। जगह उपलब्ध कराने के लिए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से किए। उप मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा कार्यकर्ता बैठक समाप्त हो गया है और केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर प्रवास पर चर्चा हुई है। 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा हुआ, जहां पर वो मुख्य रूप से बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेंगे, जिसकी तैयारियों में बीजेपी पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे और अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी शहर के दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी कार्यालय में बस्तर सांसद और साथ ही विधायक और शीर्ष नेतृत्व के नेताओं की बैठक ली है। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में हिस्सा भी लेंगे। अमित शाह जी का आगमन 15 तारीख को दोपहर 1 बजे यहाँ हो जाएगा और बस्तर ओलंपिक के समापन के कार्यक्रम पर वो हम सबके बीच में आ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में वो भी खेलेंगे जो आईईडी ब्लास्ट के कारण, नक्सलियों के द्वारा लगाए आईईडी ब्लास्ट के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए हैं, वो उनका भी खेल है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेने आ रहे हैं जो पहले बंदूक रखकर जंगलों में घुमा करते थे, लेकिन मुख्य धारा में जुड़ करके उन्होंने समाज में ओहदा पाया है। वो सारे लोग भी हम सबके बीच में आ रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मीडिया भी आप सबके साथ काम करने के लिए यहाँ आ रही है। इस बस्तर ओलंपिक के समापन के लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन है। साथ ही साथ वो उन कमांडर्स के साथ उनका डिनर भी है, उन्होंने बड़े अभियान किए हैं यहाँ पर। और दूसरे दिन अमर वाटिका भी उनका जाना है, एक कैंप का विजिट भी है और उसके बाद रायपुर जाते समय LWE की एक मीटिंग लेकर के वो फिर रायपुर से प्रस्थान करेंगे। ऐसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन है। साथ ही साथ आसन्न स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव भी दोनों चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं और पंचायती राज के चुनाव हैं। इन दोनों ही चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजबूत रणनीति बनी है। हम जगदलपुर नगर निगम भी जीतेंगे और स्पष्ट तौर पर दोनों ही स्तर पर जिला पंचायत में भाजपा का कब्जा होगा और नगरीय निकायों में भी भाजपा जीतकर आगे है। कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से वापस लाना चाहता हूं। मैं सीएम के रेस में बहुत दूर हूं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपक बैज पर तंज कसते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। उनके कार्यकाल और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हारी है। पता नहीं उनके सलाहकार कौन है, वे किस तरह से टिप्पणी करते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो तथ्य बार बार उजागर हुआ है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार में केवल और केवल घोटाले हुए हैं और यह भी सबको पता है कि ये घोटाले की राशि का उपयोग कहां और कैसे हो रहा था।
आज जब इस प्रकार के प्रश्न कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता तो ये भी पूछ रहे हैं उनके कि इस राशि का उपयोग कहां कहां हुआ, किन किन राज्यों में हुआ, कहां तक पहुंचा। ये छत्तीसगढ़ की जनता के काढ़ी कमाई के पैसे लूटे गए। कांग्रेस के नेताओं को, प्रभारी लोगों को ये बताना चाहिए कि ये घोटाले के पैसे आखिर कहां गए, किन किन राज्यों में गए और किस किस कामों में उपयोग हुआ, ये बताना चाहिए। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है तो इस पर किसी को रोक नहीं है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा सब जगह दिख रही है। हरियाणा में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, रायपुर दक्षिण के चुनाव में दिखा। अब ये जो मंजर है, आने वाले निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का यही हसर होना है। कांग्रेस जिस प्रकार से जनता से दूर जा चुकी है, कभी जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है और इसलिए जनता भी इनसे दूर जा चुकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आपसी झगड़े ये लगातार चल रहे हैं। नेतृत्व का भी झगड़ा चल रहा है कि कौन नेता है छत्तीसगढ़ में, किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है। आपस में जिस प्रकार से ये सिर फुटअव्वल हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता मजा ले रही है और छत्तीसगढ़ की जनता सुकून महसूस कर रही है कि इनके आपसी झगड़े में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता का अहित हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता कैसे ठगी गई और आज भी वही क्रम इनका जारी है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का मजा ले रही है। देखिए, दीपक बैद जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष से हारे और आज कांग्रेस की क्या हालात है ये किसी से छुपी नहीं है। पता नहीं उनके कौन सलाहकार है, क्या सलाह देते हैं, पर कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों भरा और सफलतम 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये कार्यकाल जाना जाएगा उपलब्धियों के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा सुशासन के लिए। और 1 साल में कांग्रेस 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बता नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। 1 साल की जो हमारी उपलब्धि है, इसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच रखेंगे कि हमने जो वायदे किए थे आपसे, उन वायदों को पूरा किया है और 1 साल में हमने क्या क्या किया सुशासन के लिए, विकास के लिए, मोदी की गारंटी के लिए, उन सब का हिसाब जनता के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जारी करेंगे और पूरे प्रदेश में अलग अलग विभाग के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करके सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। दो दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आपको बताते चले कि 7वां संस्करण रायपुर में एमिटी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है, जहां पर देश भर में 51 केंद्रों पर भी इसका प्रारंभ होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की मेजबानी करेगा और साथ ही आपको बताते चले कि कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष कांत पांडे ने कहा कि इस कार्यक्रम में 13 राज्यों की 31 टीमें, जिसमें से 186 प्रतिभागी, 103 पुरुष, 83 महिलाएं, 28 मेंटरों की भी देखरेख में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को उद्योग और एकेडमिक दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित 17 प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों की उपस्थिति से और समृद्ध किया जाएगा। इंडिया हैकाथन का ग्रैंड फिनाले, जो नेशनल ग्रैंड फिनाले है, उसका एक संस्करण जो है, उसका 7वां संस्करण रायपुर में एमिटी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। यह 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा। इसका जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे 9 बजे और एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ इसका मेजबानी करेगा और इसका लोकल उद्घाटन जो होगा हमारे सेंट्रल लेवल पर
उसमें मिस्टर TN सिंह डिप्टी डायरेक्टर जनरल NIC उसके रहेंगे, और मिस्टर वाजपेयी जो NIT रायपुर के प्रोफेसर हैं वो उसमें चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, और मेरी अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में जो है हमारे एमईटी छत्तीसगढ़ में 13 राज्यों की 31 टीम हमारे यहाँ आ रही हैं। इस 31 टीम में प्रत्येक टीम में 6 छात्र और 2 मेंटर्स हैं, और करीब 186 प्रतिभागी हमारे यहाँ इसमें भाग लेंगे। और इस प्रोग्राम के लिए इसके जो जूरी मेंबर्स हैं वो उद्योग जगत से, एकेडमिक जगत से होंगे। 17 उसके जूरी मेंबर्स होंगे, और इसका जो ग्रैंड फाइनल जो है ये 5 विशेष मुद्दों पे फोकस करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हैकाथन है ये भारत ही नहीं विश्व में आज ही सबसे बड़ी एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें छात्र भारत की समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और पर्टिकुलरली या सॉफ्टवेयर के माध्यम से या हार्डवेयर का उपयोग के द्वारा। और पर्टिकुलरली 5 विशेष में किए जा रहे हैं। पहला है जिसमें स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज और फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। ये 5 विशेष मुद्दे हैं जिसपे ये टीमें हमारे यहाँ फोकस करेंगी। और ये जो कार्यक्रम है ये 12 दिसंबर को रात 8 बजे इसका समापन होगा। प्रत्येक जो इसके विनर टीम होंगी उनको भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 1 लाख रुपए का प्राइज मिलता है। और ये टीमें जो सेलेक्ट होती हैं इनको आगे बढ़ने के लिए इनको जो है बूट कैंप के द्वारा इन्हें पुनः प्रशिक्षित किया जाता है और आगे प्रशिक्षित किया जाता है। इनके स्टार्टअप में मदद दी जाती है, और इसी प्रकार इसी का फल है कि भारत में 100 से अधिक स्टार्टअप पूरे भारत में काफी सक्सेसफुल चल रहे हैं जो एज ए नए स्टार्टअप के रूप में। और 13 राज्य जो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं उनका नाम मैं बताना चाहूंगा। ये है दिल्ली, यूपी, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। ये 13 स्टेट की जो टीमें जो टॉप टीमें हैं वो हमारे यहाँ आ रही हैं। और इसका ग्रैंड फाइनले एमईटी यूनिवर्सिटी रायपुर में आयोजित होगा। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रतिष्ठित कार्य है जो एमईटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ यहाँ पर कर रही है। और इसके लिए मुझे आशा विश्वास है कि आप इसे अच्छा कवरेज देंगे और छात्रों का मार्गदर्शन और उन्हें प्रोत्साहन देंगे। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत उदरसई के ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों में शंकरगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत उदरसाई ने नहनी घर और साथ ही अहाता निर्माण पर काम नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि शौचालय निर्माण कार्य चल रहा है जिसे मनरेगा से हाजिरी बनाने की बात भी ग्रामीणों द्वारा बताई गई है, लेकिन ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जहां पर आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने प्रधान पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। जनपद पंचायत शंकरगढ़ का, जिला बलरामपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान पर जमकर आरोप लगाए हैं, रोजगार सेवक पर भी आरोप लगाए गए हैं और फिलहाल शिकायत की गई है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप भी लगाया है। रोजगार सेवक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हथखोज स्थित भारी औद्योगिक क्षेत्र में आसपास की केमिकल फैक्ट्रियां अपने यहां पर उपयोग के बाद में जले ऑयल को रेलवे की जमीन पर बहा रही हैं। इससे पूरे इलाके में न सिर्फ वातावरण दूषित हो रहा बल्कि यहां के बोर में भी तारकोल निकल रहा है।
जिस बोर में पानी साफ दिख रहा है उसमें भी नैप्थलीन की बदबू आ रही है। इस समस्या से परेशान बीईसी फैक्ट्री के मजदूरों ने सोमवार की सुबह हंगामा खड़ा कर दिया। उनकी शिकायत थी कि खराब ऑयल की बदबू से दम घुट रहा है और बीमारी भी फैलने की आशंका बनी हुई है। इसके बाद में आसपास के उद्योगों के संचालक हरकत में आ गए हैं। केमिकल फैक्ट्री की जांच में सामने आया कि केमिकल फैक्ट्रियों से काफी ज्यादा वातावरण भी दूषित हो रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भिलाई से हैं, जहां पर नैप्थलीन की बदबू से मजदूर भी काफी ज्यादा परेशान हैं। यहां पर काम करने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केमिकल फैक्ट्री की जांच अभी तक नहीं हुई है। लगातार गंदा ऑयल निकल रहा और साथ ही पानी से भी काफी ज्यादा दूषित पानी से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केमिकल फैक्ट्रियों से वातावरण भी दूषित हो रहा है, जिससे आमजन भी काफी ज्यादा परेशान है। तो वहीं मजदूरों की बात की जाए तो मजदूर भी यहां पर काम करने आते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। समय समय पे जांच की जाती है इन फैक्ट्रीज की, और खास करके जब कंसेंट या रिन्यूअल की इनके समय आता है उस समय हम लोग जांच करते हैं इंडस्ट्रीज का कि ईटीपी वगैरह बना है कि नहीं बना है। और जैसा जो घटना आप बता रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में किसी प्लॉट में पर्टिकुलर कुछ काला काला केमिकल युक्त पदार्थ पड़ा है, उसके लिए हम लोग 2-3 दिन के अंदर उसकी जांच करवाएंगे और किस तरह का वो है प्रोडक्ट है उसको देखेंगे। और जो इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे इस तरह के वेस्ट का उत्पादन करती हैं, जनरेट होता है जिनसे, उन इंडस्ट्रीज की भी जांच की जाएगी कि वो एक्चुअली उनके यहाँ से जनरेट हो रहा है तो वो उसका डिस्पोजल किस तरीके से कर रहे हैं। जहां तक हमारे नॉर्म्स हैं कि इंडस्ट्रियल में जो भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, उनमें अगर एफ्लुएंट निकल रहा है, दूषित जल निकल रहा है, तो उसका निस्तारण जो है वो परिसर के बाहर नहीं किया जाना है और ट्रीटमेंट करके और उसका पुनर्उपयोग करना है। यानी मैंने किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में वो दूषित जल का निस्तारण अपने प्रेमाइसेस से बाहर नहीं करेंगे। कम से कम 1.5 से 2 साल से जब से केके जैन का एक कोई केमिकल वेस्ट मटेरियल आता है, वहाँ केमिकल को उसको डंप कर दिया जाता है। वहाँ रात्रिकालीन में होता है वो डंप, और रात में ही जलाया जाता है, दिन में नहीं जलाया जाता। कभी कभी आप देखे होंगे कि वो जैसे ईरान इराक का युद्ध होता है तो जलता है ना, वैसा जलता है वहाँ, और उसका असर यहाँ भी आ रहा है। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ नाले के बगल में कुछ लोग आके केमिकल को डंप कर देते हैं, और उसका असर हमारी फैक्ट्री में, हम जहाँ भी बोर करते हैं वहाँ जाहिर है पानी का स्रोत नीचे से आएगा, तो पूरी केमिकल आती है। हम लोग के पानी पीने के लिए पिछले 1 साल से हमारे यहाँ का वर्कर खुद पानी लेके आता है। प्रशासन से हमारी मांग है कि ये पानी का जो समस्या है उसको दूर करें। क्या एनजीटी वाले यहाँ पे आते हैं? पर्यावरण वाले आते कि नहीं आते? पर्यावरण वाले विभाग सितंबर अक्टूबर में आए। तो क्या केमिकल फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं, अब वो क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं, हमको नहीं लेना देना, हमको तो अपना संस्थान चलाना है ना। यहाँ पीने के लायक पानी नहीं है। 1.5-2 महीने से ना बिल्कुल खराब हो चुके हैं। अब जैसे हाथ धोने जाते हैं ना तो पूरा हाथ मांगता है, बिल्कुल मुंह में ले जाने के लायक स्थिति में नहीं है। अच्छा, वो जो गंदा पानी कहाँ से आ रहा है सर, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, कौन ला के डाल रहा है वो भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ पता चल रहा है कि आने जाने वाले सब बता रहे हैं कि बहुत बदबू आ रहे हैं सर। और बाकी तो यही है सर। पानी से रिएक्शन वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा आपके फैक्ट्रियों में? हो रहा ना सर, रिएक्शन हो रहे हैं सर। पीने से क्या प्रॉब्लम आ जा रहा है, पेट में प्रॉब्लम आ रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो जा रहा है लोगों को, तो पीना बहुत मुश्किल हो जा रहा है सर। पीने की स्थिति में यहाँ पानी बिल्कुल सही नहीं है। कुछ बोर में तो पानी एकदम लाल रंग का आ रहा है, क्या करना? यहाँ भी तो गंदा है ना सर पानी, बिल्कुल स्मेल ऐसा आ रहा है ना, एकदम डामर गोली का स्मेल आने से पूरा बदबू मारता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।